हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक एसआई मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र, जो कि 25 अगस्त 2019 को लिया गया था। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बीच में मैं किसी से ये बात नहीं कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर PDF भी इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई केम, आई शॉ, आई कनकर्ड। किसने कहा? मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीता। ये बात किसने कही थी? तो ये जूलियस सीजर का स्टेटमेंट है। मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीता, ये बात जो है जूलियस सीजर के द्वारा कही गई थी। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया कि देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लंच। पुस्तक किसने लिखा है? तो देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लंच, इस बुक की बात करें तो इसको लिखा गया है मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। किसके द्वारा? मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। हिटलर के द्वारा मेन काम्फ लिखा गया है। मेन काम्फ, ध्यान रखिएगा। मेरी आत्मकथा, ये किसकी है? हिटलर की बुक है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को कहा जाता है। और ये भारत के लौह पुरुष भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? लौह पुरुष के भी नाम से इनको जाना जाता है। और जो है ध्यान रखिएगा, सरदार की उपाधि इनको कब दी गई और किसके द्वारा दी गई? तो सरदार की उपाधि जो है हालांकि महात्मा गांधी के हाथों दिलाई गई, सरदार की उपाधि। और कहाँ को किसने दिया? तो बारदोली की महिलाओं ने। कहाँ की? बारदोली की महिलाओं ने। एक बारदोली आंदोलन हो रहा था जिसमें सरदार पटेल ने काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो उससे खुश होकर बारदोली की महिलाओं ने महात्मा गांधी जी को बुलाया और महात्मा गांधी जी के हाथों इनको सरदार की उपाधि दी गई। तब से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे। और इनके लिए आपको पता है कि एक स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। आपसे कोई पूछे कि इसकी लंबाई बताइए तो लंबाई को आप, इसकी कितनी लंबाई है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं? तो जब वीटो की बात होती है फ्रेंड, तो वीटो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के वीटो कौन कौन से होंगे? तो पहला वीटो जो होगा इसको अत्यंतिक वीटो के नाम से जाना जाता है। अत्यंतिक वीटो पहला वीटो होता है। दूसरा जो होता है वो निलंबनकारी वीटो होता है। और तीसरा जो वीटो होता है वो विशेषित वीटो या इसको क्वालिफाइड वीटो के भी नाम से जाना जाता है। और चौथा हो जाएगा पॉकेट वीटो। तो संसार में 4 प्रकार की वीटो पाई जाती है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है उसको निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो और अत्यंतिक वीटो दिया गया है। लेकिन विशेषित वीटो जो है भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार उसके पास नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति को 3 वीटो प्राप्त हैं। विशेषित अधिकार या विशेषित जो वीटो है वो भारत के राष्ट्रपति का नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉकेट वीटो या इसको जेबी वीटो भी बोलते हैं, तो क्या जेबी वीटो का भारत का कोई प्रेसिडेंट था जिसने जेबी वीटो का प्रयोग किया था? तो ध्यान रखिएगा, डाक संशोधन 1986
के समय जो है ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है ये जो जेबी वीटो का प्रयोग जो है वो किया गया। अब ये जेबी वीटो है क्या? तो देखिए, एक अधिकार है, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं संसद, किसकी बात कर रहे हैं? संसद की हम बात करें तो संसद में जैसा कि आपको पता है कि 2 सदन होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं? राज्यसभा, दूसरे को कहते हैं लोकसभा। राज्यसभा अपर सदन है, यानी इसको हम बोलते हैं उच्च सदन, और लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन है। तो यहाँ पे जो लोकसभा और राज्यसभा से कोई जो है अधिनियम, कोई कानून, कोई एक्ट, क्या बोलते हैं? एक्ट जब जो है पहले एक्ट बनने से पहले कोई भी, जैसे मान लीजिए एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो जब इसको आप राज्यसभा और लोकसभा में लाएंगे तो इसको कहेंगे नागरिकता संशोधन बिल। और जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों असेंट दे देंगे, दोनों की सहमति के बाद ये बिल चला जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति अगर इस पे साइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो ऐसा प्रावधान है। तो अगर राज्यसभा और लोकसभा ने साइन कर दिया है तो ये 1986 की बात है, ज्ञानी जैल सिंह ने, ये एक डाक संशोधन बिल आया था और उसको उन्होंने, उस पर न तो इन्होंने हामी भरी, न उस पर साइन किया और न ही इनकार किया। फिर क्या था? लोकसभा जो है, लोअर हाउस, निम्न सदन जो है, 5 वर्ष के बाद आपको पता है कि चुनाव होना है। चुनाव आ गया और चुनाव आने के बाद जो है लोकसभा भंग हो गई। तो लोकसभा जब भंग हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो बिल, राष्ट्रपति न तो उस पर हामी भरी है, ना ही करी है, तो ऑटोमेटिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये काम जो है, इसी को मतलब ना कुछ बोलना, ना अपनी सहमति देना, ना ही अपनी असहमति व्यक्त करना, ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसको हम लोग पॉकेट वीटो या जेबी वीटो के नाम से जानते हैं। तो ये ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा ये करा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो धान की खेत से मीथेन गैस निकलती है। कौन सा? मीथेन। तो क्या ये है? नहीं है। ये है? नहीं है। ये है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब जर्मनी की बात कर लेते हैं। तो जर्मनी, आपने सुना होगा बर्लिन का दीवार। क्या सुना होगा? बर्लिन का दीवार। तो जर्मनी की कैपिटल कहाँ पे है? बर्लिन में। और बोला जाए कि ठीक है, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन में है। जर्मनी की चांसलर जो है वो कौन है? तो ये आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जर्मनी का अगर करेंसी का नाम पूछा जाए तो करेंसी का नाम है यूरो। क्या नाम है? यूरो। और अभी पूछा जाए कि चलिए ठीक है, आपने यूरो बता दिया, अभी जो है ये रुपया में 1 यूरो बराबर कितना रुपया है? तो ध्यान रखिएगा 88.02 रुपीज, 1 यूरो इक्वल टू है। ये भी बात ध्यान रखनी है। अगला हम बात करें लीरा। लीरा कहाँ का है? रूबल आपने नाम सुना होगा। रूबल कहाँ का है? लीरा जो है तुर्की है। कहाँ का? तुर्की है। और रूबल कहाँ का है? तो रसिया। आगे आइए, यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और फ्रेंड, मैथमेटिक्स में थोड़ा मुझे समय दीजिए। जैसे ही जो है मेरे पास संसाधन हो जाते हैं, मैं इन सबको आपको ज़रूर कराऊंगा। अभी हमारे पास मैथमेटिक्स और रीजनिंग के कराने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 से। यहाँ पे देखिए कहा गया कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये गुजरात से होकर गुजरती है, गुजरात से। फिर मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है,
गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, और गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ फिर मिजोरम से होकर गुजरती है, फिर त्रिपुरा से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है। तो ये सारे आपके हैं। तो गुजरात हो गया, अब देखिए गुजरात जो है, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर तो है नहीं, तो झारखंड, आंध्र प्रदेश नहीं है, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी 8 राज्यों से गुजरती है। और इसको याद कैसे रखेंगे? गमछा झार मित्र पर। कैसे याद रखना है? गमछा झार मित्र पर, मित्र पर, है ना। तो ग से हो जाएगा गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, र से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल। इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी को, अगर डीपीएसपी जो है एक आईना है जो हमारी संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा को एक आईना, एक पहले वो दिखा देती है कि देखो हमारा मतलब संविधान का वो आईना है, वो दिखाती है कि मेरा इस तरह का स्वरूप है और आपको इसी तरह से कोई भी कानून बनाने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें संसद उसको अवॉइड करता है, उसको ओवरहेड कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको न्यायालय में चैलेंज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो ये जो है अनुच्छेद 37 के तहत ऐसा कहा गया है। अगला है, ध्यान दीजिएगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त एक होता है कि निर्वाचन आयुक्त, मतलब देश का निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति चाहे तो पदच्युत कर सकता है। अगला देखिए, निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति आपके कौन थे, है ना। तो ये आप सोचिएगा और आंसर में लिखिएगा इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तक कुल 15 राष्ट्रपति हुए हैं। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनका सबसे लंबा कार्यकाल था। राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो इनका 12 साल तक इन्होंने शासन किया, 12 वर्ष तक ये इनका कार्यकाल था। दूसरी बात, राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है डिवाइडेड इंडिया, डिवाइडेड इंडिया, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है एक और बात बताना चाहूँगा, राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष ये चुने गए थे। संविधान सभा के ये क्या थे? अध्यक्ष चुने गए थे। ये भी आपको बात याद रखना है। कब चुने गए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहले कौन हो गए? पहले आपने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। दूसरे की बात करें तो दूसरे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करते हैं तो इनके द्वारा हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ एक किताब लिखी गई है, हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के लिए हम 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो 1954 में आपको पता है भारत रत्न का शुरुआत होता है और पहला भारत रत्न 3 व्यक्ति को दिया जाता है। उसमें डॉक्टर एस राधाकृष्ण, सी राजगोपालाचारी और जो है सीवी रमन, है ना, को ये तीनों लोगों को भारत रत्न सामूहिक रूप से मतलब एक साथ दिया गया। तो ये 2 लोगों को आपने जान लिया। तीसरा जो हमारे राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम था? डॉक्टर जाकिर हुसैन।
चौथे राष्ट्रपति की बात करें तो वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी। और वहीं पांचवें राष्ट्रपति की बात करें, फिफ्थ की, तो ये थे आपके फखरुद्दीन अहमद। क्या नाम था इनका? फखरुद्दीन अहमद, है ना। छठे की अगर हम बात करें तो छठे जो राष्ट्रपति आपके थे वो डॉक्टर निगम संजीव रेड्डी। क्या नाम था? निगम संजीव रेड्डी। और ये निर्विरोध जो है राष्ट्रपति चुने गए थे। सातवें की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह, अभी हम लोगों ने इनके बारे में बात करी, तो ज्ञानी जैल सिंह जो है वो सातवें राष्ट्रपति थे। आठवें राष्ट्रपति की बात करें तो ध्यान रखिएगा आर वेंकट रमन। क्या नाम था इनका? आर वेंकट रमन। तो ये भी ध्यान रखना है। नौवें हमारे जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। 10वें राष्ट्रपति की बात करें तो वो आपके थे के आर नारायणन। कौन थे? के आर नारायणन। और 11th आप जानते हैं सबके प्यारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं। तो अगर हम APJ अब्दुल कलाम साहब की किताब की बात करें तो विंग्स ऑफ फायर। क्या? विंग्स ऑफ फायर, है ना, इनकी चर्चित बुक है। उसके अलावा जो है इग्नाइटेड माइंड। क्या? इग्नाइटेड माइंड भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद फ्रेंड अगर हम बात करें इग्नाइटेड माइंड के अलावा जो है तो ये कुछ बुकें हैं, इनकी याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर, 12वां अगर पूछा जाए कि कौन सी राष्ट्रपति बनी थी तो 12 नंबर की राष्ट्रपति ये डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, है ना। सबसे जो है नर्म दिल की राष्ट्रपति के रूप में इन्हें जाना जाता है। उसके बाद बने प्रणब मुखर्जी। और उसके बाद 14वें बने थे रामनाथ कोविंद। और अभी जो है प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। और ध्यान रखिएगा द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि ये सबसे युवा, है ना, भारत की राष्ट्रपति भी हैं, युवा राष्ट्रपति। इनके पहले अभी तक तमगा जो है डॉक्टर निगम संजीव रेड्डी जी को था, लेकिन अभी ये सबसे युवा और आज़ाद भारत के बाद पैदा होने वाली ये राष्ट्रपति हैं। तो इनमें से अब आपने जान लिया। तो हम बात करें ज्ञानी जैल सिंह की, तो ज्ञानी जैल सिंह आपको पता है कि 7वें राष्ट्रपति थे, 7वें थे। फखरुद्दीन अहमद साहब कौन थे? 5वें थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात कर रहा था तो 9वें बताया था। और हम के आर नारायण की बात करें तो के आर नारायण साहब 10वें थे। तो यहाँ पे आप देखिए ज्ञानी जैल सिंह 7वें, फखरुद्दीन साहब 5वें, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 9वें और के आर नारायण 10वें। तो पहले कौन होगा? फखरुद्दीन अहमद। तो फखरुद्दीन देखिए इस सब में फखरुद्दीन साहब हैं, तो फखरुद्दीन साहब में सब में हैं तो उनको छोड़ दीजिए। 5 के बाद 7वां देखिए, 7वां ज्ञानी जैल सिंह। तो फखरुद्दीन अहमद ज्ञानी जैल सिंह देखिए बी में है। और फखरुद्दीन अहमद के आर नारायण, ये गलत हो गया। फखरुद्दीन अहमद ज्ञानी जैल सिंह, या तो बी नहीं तो डी। यहाँ पे हम पहुँच गए। तो ये हमने 5वां और 7वां का सॉल्व कर दिया। शंकर दयाल शर्मा साहब को हम देखेंगे और के आर नारायण को। तो शंकर दयाल शर्मा इसमें देखिए, के आर नारायण है तो बी गलत हो गया आपका। ऑप्शन नंबर जो हो गया फखरुद्दीन अली अहमद ज्ञानी जैल सिंह। आर वेंकट रमन की हम बात कर रहे थे तो फ्रेंड आपको बताया था कि आर वेंकट रमन की हम लोग बात कर रहे थे 8वें जो है ये 8वें थे। फखरुद्दीन साहब कितने थे? 5वें थे। और वहीं हम बात कर रहे थे ज्ञानी जैल सिंह की, तो ये 7वें थे। और डॉक्टर शंकर दयाल जो हैं 9वें थे। तो देखिए 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो 3 बार आपका आंसर होगा। तो 3 बार भारत में ध्यान रखिएगा कि आपातकाल अभी तक लागू हुआ। तो पहला बार की बात करें तो पहली दफ़ा जो है आपातकाल लगाया गया था 26 अक्टूबर 1962 में। ये 1962 का वही समय है
चाइना, भारत और चाइना वॉर हुआ था। उसके बाद दूसरा आपातकाल लगाया गया था 3 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान वॉर, और तीसरा इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण 25 जून 1975 को। तो ध्यान रखिएगा अभी तक 3 जो है आपातकाल लगाया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो संविधान की उद्देशिका की बात करें तो किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता नहीं है। ये आपका सी गलत हो जाएगा। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति जो है बलवंत राय मेहता समिति है। कौन सा समिति? बलवंत राय मेहता समिति। 1956 में ये समिति का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला है ये 37 हो गया। 37 के बाद चलिए 38 देख लेते हैं। कहा गया अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो अंतर्राज्यीय परिषद समिति का गठन सरकारीय समिति के सिफारिश पर की गई थी। सरकारीय समिति की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका उद्देश्य था, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो हुआ था, इस समिति का मेन उद्देश्य था कि राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उन विवादों की जांच पड़ताल कर और जो प्रॉब्लम है उन राज्यों के बीच की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ये इनका उद्देश्य था। अगला आइए नेक्स्ट है 39। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसमें पहली बात कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, और यहाँ पे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक है ना, ये आपका 39 का यही आपका आंसर हो जाएगा, ये जोड़ा गया था। 40 नंबर देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो संसदीय प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अगला है, कहा गया कि संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण ऊपर से। जैसे भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कितने स्तर पर? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पहले जो होता है केंद्र होता है, केंद्र के बाद राज्य होता है, और राज्य के बाद क्या होता है? आपका पंचायती राज होता है या नगर निगम होता है। भारत का अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो वो बरगद है। क्या है? बरगद। लेकिन कई बार आपसे पूछ लेगा कि ठीक है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है और उसमें बरगद रहेगा नहीं, तो याद रखिएगा बरगद को बोलते हैं फाइकस बेंगालेसिस। क्या बोलते हैं? फाइकस बेंगालिसिस, फाइकस बेंगालिसिस इसका नाम है बरगद का। अगला कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो जलीय जीव कौन सा है? गंगा का डॉल्फिन। कौन सा? गंगा डॉल्फिन, गंगेय डॉल्फिन जो है भारत का जलीय जीव है। अगला है चिली का। चिली एक कंट्री है। तो चिली का चुकीका माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो तांबे के लिए। खुया गड्ढा में यहाँ पे तांबा मिलता है, पाया जाता है। अगला ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? तो ये मेधा पाटकर जी जुड़ी हुई हैं। भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो ENSO का यहाँ पे मतलब है अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन। यहाँ पे अल नीनो आपका हो जाएगा कि अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। आइए 2011 की जनगणना। कहा गया 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो ये आंख मूंद के आप बता देंगे यूपी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन अगर इन चारों में से अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य की है, तो वो बिहार राज्य की हो जाएगी। किसका? बिहार राज्य का सबसे ज़्यादा घनत्व वाली राज्य है ये। अगला यहाँ पे देखिए मैच करना है तो टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में। सरदार सरोवर बांध तो नर्मदा नदी पर है, और ये सरदार सरोवर की बांध की हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा सरदार सरोवर बांध
की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नर्मदा नदी पर है और गुजरात में है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा ही नदी पर है, लेकिन तुंगभद्रा की जब हम बात करेंगे तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, तो यही हो जाएगा। हीराकुंड बांध की महानदी पर है और ये उड़ीसा में है। तो इतना बात याद रखनी है। टिहरी बांध उत्तराखंड में कौन से नदी पर? भागीरथी नदी पर। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, और पूछा जाए कि ठीक है उड़ीसा में तो है लेकिन किस नदी पर है, तो वो कृष्णा नदी पर है। ये आपका 48 हो जाएगा। आइए 49 की बात करेंगे। 49 में देखिए दलदली मिट्टी, तो पूछा जाए पहली बात आप जान लीजिए, दलदली मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो दलदली मिट्टी केरल में पाई जाती है। कहाँ पे? केरल में। उसके अलावा उत्तराखंड में। उसके अलावा कहाँ पे पाया जाएगा फ्रेंड? तो उत्तराखंड के अलावा पश्चिम बंगाल में दलदली मिट्टी पाई जाएगी। कहाँ पे? और कच्छ की रण यहाँ पे है, तो सही नहीं है पूछा, तो ये सही है। नमकीन मिट्टी मरुभूमि में पाई जाती है, तो नमकीन मिट्टी की बात करें तो बिल्कुल ये मरुभूमि जैसे राजस्थान का इलाका है उधर पाई जाएगी। पीट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा जयोढ़ मिट्टी, किसकी बात हम करते हैं? जयोढ़ मिट्टी की। तो जयोढ़ मिट्टी जो होती है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर केवल और केवल सी को छोड़कर बाकी सारे सही हैं। अगला देखिए, कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का गहरा नीला रंग होता है, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करेंगे 51 में अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा की बात करें तो इंडोस्टोसिस से ये भोजन ग्रहण करता है। अब इंडोस्टोसिस क्या होता है? कूटपाद को क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। मुख, चर्म और अवशोषण। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो ऑप्शन नंबर सी से, यानी इंडोस्टोसिस से ये भोजन ग्रहण करता है। अगला है फ्रेंड, कहा गया कि इसमें से एलपीजी, इसमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो एलपीजी, सीएनजी, कोयला और डीजल। तो आप कोयला और डीजल में कंफ्यूजन है ही नहीं। कंफ्यूजन कहाँ पे होगा? एलपीजी और सीएनजी में। तो एलपीजी सीएनजी के कंपेयर में प्रदूषण ज़्यादा करता है, सीएनजी सबसे कम प्रदूषण करता है। आगे हम बात करते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत जो दिया गया था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, आपसे ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जर्मन के साइंटिस्ट हैं। कहाँ के? जर्मन के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हाइजेन। क्या नाम है? हाइगेंज, या यहाँ पे शायद हाइगेंज होता है। तो ध्यान रखिएगा हाइगेंज के द्वारा, या हाइजेन जो भी लिखा हो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जर्मन के साइंटिस्ट हैं। दूसरी चीज़ें अगर आपसे सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो बिग बैंग थ्योरी है ना, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया था। बोला जाए बिग बैंग का सिद्धांत बताइए किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा। अच्छा, जॉर्ज लेमेंटियर अगर ना हो तो, अगर ऑप्शन में जॉर्ज लेमेंटियर ना हो तो आप किसके साथ जाएंगे? तो याद रखिएगा एडविन, किसके साथ? एडविन हब्बल के साथ जाएंगे। किसके साथ? एडविन हब्बल। तो जॉर्ज लेमेंटियर और एडविन हब्बल, ये दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। और बाय द वे कभी अगर एक साथ आ भी जाता है तो जॉर्ज लेमेंटियर पे ही आप टिक करके आएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे कहा गया इनमें से परजीवी पादप कौन है? परजीवी, परजीवी का मतलब क्या होता है? परजीवी वो पादप होता है जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। तो कस्कूटा है, अमृता है, जर्मेनियम है। तो आंसर पहला वाला आंसर हो जाएगा। अमलगम क्या है? कहा गया यहाँ पे अमलगम क्या है? तो अमलगम की अगर हम बात करें, अगर आपसे भी पूछा जाए एग्जाम में कि अमलगम क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है कि पारा और
अन्य धातु, मतलब पारा हो और कोई अदर धातु हो, उनके मिलावट से बनी जो धातु होती है वही अमलगम कहलाती है। तो एक तरल पारा का मिश्रित धातु ये हो जाएगा। जाहिर सी बात है, तारा और मैंने क्या बोला कि पारा और अन्य धातु से मिली हुई जो बनी मिश्र धातु होती है उसी को तो अमलगम बोलते हैं। तो एक ब्रोमीन मिश्रित गैस, रेडियो एक्टिव पदार्थ, केवल और केवल आंसर आपका ये होगा। अगला है डीएनए किस में पाया जाता है। तो डीएनए की बात करें फ्रेंड तो ये किस में पाया जाएगा। तो डीएनए ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे पाया जाएगा। तो डीएनए की बात करते हैं तो ये पाया जाएगा, डीएनए जो है वो राइबोसोम्स में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया यहाँ पे क्वेश्चन है 57, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जो है मैं उसका आंसर वहाँ पे दे दूँगा, क्योंकि इसको आपको लिख के समझाना पड़ेगा और अभी हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं फ्रेंड कि मैं कर सकूं। दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक भूमिका है। तो दांत के निर्माण में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है, कैल्शियम की होती है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का काम क्या है। तो मैग्नीशियम की बात करें तो ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और वहीं हम जिंक की बात करें तो जिंक जो है, जिंक के सेवन से किसी व्यक्ति को अगर दस्त की समस्या होती है तो दस्त को ये रोकने का काम जिंक करता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसे होती है। तो ऋणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ जो होगा वो चुंबकीय पदार्थ को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। अब 59 के बाद 60 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे जो है कहा गया, ध्यान से देखिए कि इनमें टाक पॉलीमरेज एंजाइम का श्रावण करते हैं। तो ये टाक पॉलीमरेज एंजाइम का श्रावण किसके द्वारा होता है। तो इस्चेरिया कोलाई के द्वारा, पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा, या लिसमैनिया डोनाउली के द्वारा, या बिब्रिया कॉलेरी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपना दिमाग लगाइएगा और इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं सारा इसको लिख दूंगा। ठीक है, तो देखता हूं कि कितने लोगों को ये पता है। आइए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो आपको पता होगा संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है फ्रेंड, फुटबॉल से। किससे है, फुटबॉल से। वहीं हम बात करें संतोष ट्रॉफी के बाद की, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। और फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं तो फुटबॉल से ध्यान रखिएगा रोवर्स कप, किसकी बात करते हैं, रोवर्स कप। रोवर्स कप किससे है, फुटबॉल से रिलेटेड होता है। अच्छा, फुटबॉल से और क्या होगा, डूरंड कप हो जाएगा। और कुछ होता है क्या, डूरंड कप के अलावा फेडरेशन कप हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, फेडरेशन कप हो जाएगा। तो ये सारे जो कप हैं, चाहे वो आपका संतोष ट्रॉफी हो, रोवर्स कप हो, डूरंड कप हो, फेडरेशन कप हो, ये सारे फुटबॉल से संबंधित हैं। अच्छा, हॉकी से कोई बताएंगे क्या, हॉकी से कौन सा कप रिलेटेड है। तो बेटन कप। क्या, बेटन कप जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। और क्रिकेट से तो ढेर सारे आपको पता होगा, आप लोग तो क्रिकेट के दीवाने हैं। तो क्रिकेट में क्या होता है, रणजी ट्रॉफी होती है। उसके अलावा क्या होता है, दलीप ट्रॉफी होती है। उसके अलावा ईरानी ट्रॉफी होती है, विजय हरारे ट्रॉफी। और कोई होता है क्या, हाँ, देवधर ट्रॉफी भी क्रिकेट से ही होता है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, क्रिकेट आपने जान लिया, हॉकी जान लिया, गोल्फ से बताएंगे। तो गोल्फ से क्या क्या होता है, तो बाकर, कौन सा, बाकर कप। बाकर कप के अलावा क्या होता है, अच्छा एक और होता है सर्किट कप। क्या होता है, सर्किट कप। सर्किट कप के अलावा कुछ है, हाँ, राइडर कप। क्या हो जाएगा, राइडर कप। राइडर कप के अलावा तो डनहिल कप, डनहिल कप। तो ये चाहे वो आपका, मैं बाकर कप की बात कर रहा हूँ या सर्किट, राइडर या डनहिल कप की बात कर रहा हूँ, ये सारे जो हैं गोल्फ से रिलेटेड हैं। अगला है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल क्या है। तो अगर दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है तो देश का विकास होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। समाज का उत्थान होगा
तो दोषपूर्ण अगर इंसान ही जो है वो वेल एजुकेटेड नहीं है, समझदार नहीं है, उसके अंदर खामियां हैं, हजार खामियां हैं, तो समाज का उत्थान कैसे होगा? देश की आर्थिक समृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं। युवा अशांति होगी? हाँ, ये बिल्कुल सही है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो युवा अशांति होगी। आगे आगे देखिए, वस्तु संयोग स्थानांतरण का उदाहरण है। तो वस्तु संयोग स्थानांतरण का मतलब क्या होता है समझिए फ्रेंड। एक ही उद्देश्य के लिए एक दूसरे के स्थान पर किसी वस्तु का प्रयोग करना, उसको हम क्या कहेंगे? वस्तु संयोग स्थानांतरण के नाम से जानेंगे। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? समझिएगा। जैसे मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीना है। क्या पीना है? कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक मेरे को पीना है। एक कोल्ड ड्रिंक 20 रुपीज़ का है और वहीं एक कोल्ड ड्रिंक 5 रुपीज़ का है। मेरी इनकम अगर मान लीजिए कि अच्छी खासी है, 40,000 पर मंथ मान लीजिए मैं कमाता हूँ, तो मैं 20 रुपीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन कोई 4,000 पर मंथ कमाता है तो वो अफोर्ड क्या करेगा? 5 रुपीज़। भाई कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक है कि नहीं? तो आप 20 रुपीज़ के बजाय जो है एक ही उद्देश्य है कि हमें पीना है, तो एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक वस्तु के बजाय उसके स्थान पर किसी दूसरे वस्तु का प्रयोग, यही तो वस्तु संयोग स्थानांतरण या स्थानापन्न का उदाहरण है। यही आपका उदाहरण है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा है? पेन और स्याही, ये सेवा नहीं है, सेव और केला, बायां जूता और दायां जूता, सोना और पानी। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे सेव और केला हो जाएगा, क्योंकि सेव अगर मान लीजिए कि महंगा है तो ये बायां दायां जूता से कोई मतलब नहीं है। पेन और स्याही से क्या पेन मतलब न लेकर स्याही से लिखेंगे? ऐसा नहीं होगा ना। सोना पानी, तो एक ही आपका आंसर बनता है सेव या केला। तो सेव के स्थान पर केला खा लीजिए, केला के स्थान पर सेव खा लीजिए। पैसे जैसे हैं आपके पॉकेट जैसे अलाउ करता है। 64 की बात करें तो जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण कह देंगे। अगला है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 × 10⁻15 है ना। देखिएगा यहाँ पे ये मीटर है, ये किलोमीटर है। किलोमीटर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मैं भी फंस रहा हूँ। इसका मतलब जो है आप भी 100% ध्यान नहीं देंगे तो फंसेंगे। रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख यहाँ पे है? तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं गिरनार अभिलेख को। तो गिरनार अभिलेख की बात करेंगे फ्रेंड, तो ये जो है रुद्र दामन से संबंधित अभिलेख है। वहीं एहोल की बात करेंगे तो एहोल जो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ये अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय सेकंड के द्वारा ये जो है अभिलेख लिखवाया गया था। वहीं हम बात करें जूनागढ़ की, किसकी? जूनागढ़ का अभिलेख की बात करें तो इस पे 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? तो रुद्रदामन, अशोक और स्कंदगुप्त। ध्यान रखिएगा। तो पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में 3 राजाओं का जो है अभिलेख मिलता है, तो आप कहेंगे कि वो जूनागढ़ का अभिलेख में। आगे हम प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो अगर प्रयाग प्रशस्ति की बात करी जाए फ्रेंड तो ध्यान रखिएगा ये समुद्रगुप्त का अभिलेख है। समुद्रगुप्त का जो राज दरबारी कवि था उसका नाम क्या था? हरिसेन। तो हरिसेन के द्वारा ही ये जो है अभिलेख जो है गुदवाया गया है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, मंगल पांडे की बात हो रही है तो मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा मंगल पांडे का जो संबंध है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल, एन से नेटिव और आई से इन्फेंट्री। तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे का संबंध था। कहा गया कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो हुआ था, ध्यान रखिएगा, वैशाली में, राजगृह में। कहाँ पे? प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें
प्रथम वाला राजगृह में हुआ था। कहाँ पे? राजगृह में। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु, अजातशत्रु के शासनकाल में। ये कब हुआ था? अगर बोला जाए कि प्रथम वाला तो 483 ईसा पूर्व में। वहीं हम बात करें दूसरा की, तो दूसरा हुआ था फ्रेंड वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। और वैशाली में 383 में, 483 383। तीसरा ये कब हुआ? ये अजातशत्रु, और अजातशत्रु काला अशोक, है ना, का अजातशत्रु काला अशोक। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्रा में हुई थी, पाटलिपुत्रा। और पाटलिपुत्रा में कब हुई थी? 251 में। कब हुई थी? 251 में। तो अजातशत्रु काला अशोक, और यहाँ पे क, तो ये अशोक के समय में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुई थी। वहीं हम चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कुंडल वन। कहाँ पे? कुंडल वन में। कुंडल वन कहाँ पे है? JNK, जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा ये कब हुई थी? तो प्रथम ईसा काल में हुई थी, और इस समय कनिष्क का काल चल रहा था, कनिष्क के काल में। ये बात ध्यान रखिएगा। चारों आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? तो स्वराज पार्टी की बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। आपको पता है कि 1920 से 22 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। जब इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया तो सारे कांग्रेसी नेताओं से सलाह मशविरा किया और फिर यह असहयोग आंदोलन चालू हुआ। लेकिन हुआ क्या कि 1922 में जो है, ध्यान रखिएगा, एक कांड होती है चौरी चौरा कांड, जिसमें जो है चौरी चौरा में एक पुलिस जो चौकी है, उस पुलिस चौकी को कुछ उग्र नेताओं के द्वारा आग लगा दी जाती है और इसमें 25 अंग्रेज अधिकारी मारे जाते हैं। फिर गांधी जी जो है उसी समय जो है किसी से नहीं राय विमर्श करते हैं, क्योंकि इनको खतरा है कि भाई आगे हम आंदोलन चलाएंगे तो अंग्रेज हमको, वैसे भी 25 मरे हैं और जो आंदोलन चला रहा है, जो ऑर्गेनाइजर है, उसी को तो पकड़ेंगे अंग्रेज। तो गांधी जी ने किसी से बिना सलाह मशविरा किए इन्होंने असहयोग आंदोलन को तुरंत जो है, जब ये कांड को सुना तो उन्होंने स्थगित कर दिया। इससे विक्षुब्ध होकर जो है CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में, कहाँ पे? इलाहाबाद में 1923 में जो है ये स्वराज पार्टी की स्थापना करी। ध्यान रखिएगा। अगला हम बात करते हैं सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। 1909 में भारत में जो है मार्ले मिंटो एक्ट आता है, जिसमें जातीय आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी लॉर्ड मिंटो के द्वारा, इसलिए इसे आगे हम देखते हैं। 71 कहा गया निम्न में से कौन सा सुमेलित है? भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा सुमेलित है, सही बताना है। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 केंद्र द्वैत शासन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये भी गलत है। आगे हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैत शासन, इनको द्वैत शासन से पता नहीं कितना लगाव है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, एक एक करके आप जान लीजिए, ये तीनों गलत हैं, केवल और केवल पहला आपका सही है। तो मार्ले मिंटो एक्ट आपको बता दिया कि ये धार्मिक आधार पर आरक्षण दे देने के लिए आया था 1909 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की बात कर रहे हैं तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो 1919 में आया था, इसमें भारत में स्वशासन वृद्धि को स्थापित करना इसका उद्देश्य था, ऐसा हमें बताया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, इसका उद्देश्य संघीय प्रणाली का नींव रखना जो है इसका उद्देश्य था। तो ये इसके उद्देश्य थे। अगला देख लेते हैं। कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा ये तैयार किया गया था। अगला देखिए इसमें कि कहा गया कि 2018 में
फीफा विश्व कप किसने जीता था? तो 2018 की फीफा विश्व कप की बात करें तो वो फ्रांस जीता था। कौन जीता था? फ्रांस। अब जो है 2022 में जो फीफा हुआ है उसको किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है 2022 का फीफा विश्व कप। और अर्जेंटीना ऐसा करने वाला कितने साल बाद बना है? तो 36 साल बाद अर्जेंटीना ने कोई फीफा विश्व कप जीता है। ये बात याद रखिएगा। अगला है, कहा गया कि अगला एशियाई खेल कहाँ होगा। अब देखिए अगला एशियाई खेल, पहले बात तो जान लीजिए कि 2019 में जब ये पूछा गया था तो उस समय एशियाई खेल आयोजित किया गया था नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। और 2022 का जो एशियाई खेल है वो आयोजित होना था चीन में। इसको टाल दिया गया था सितंबर 2022 तक, तो सितंबर 2022 में ये चीन में हुआ है। क्लियर हो गई। अगला है यहाँ पे 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो विस्फोट अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन या संलयन और विखंडन। तो इन दोनों में से आपका एक आंसर होगा। 50-50% मैं 2 कार्ड दिया, ये दे रहा हूँ, इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और चलिए कुछ इसके बारे में फैक्ट मैं बता देता हूँ। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जो कि जापान का जो है शहर है, और नागासाकी पर जो है ये बम गिराए गए थे 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था परमाणु बम का? तो लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़िए। अलकनंदा, कहा गया अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ पर आकर मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं उनको देव प्रयाग बोलते हैं। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन से हैं? तो ध्यान रखिए, जगोटा त्रिकोण की हम बात करें फ्रेंड तो इसको मैं बताता हूँ कि जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन कौन से हैं। तो पहले तो चीन है। कौन है? चीन। चीन के बाद इंडोनेशिया है। तो चीन हो गया, चीन के बाद इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया के बाद कौन हो गया? जापान हो गया। चीन, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम और उत्तर कोरिया। चीन, उत्तर कोरिया, जापान, वियतनाम, चीन। तो कहा गया कि संबंधित देश कौन से हैं? तो भाई इसमें उत्तर कोरिया है, जापान है, वियतनाम है। उत्तर कोरिया, जापान, वियतनाम। चीन भी है, चीन, जापान, वियतनाम ये भी है। चीन, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये नहीं होगा। दक्षिण कोरिया नहीं है। तो ये देखिए, ये उत्तर कोरिया, जापान और वियतनाम, किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर कोरिया, जापान और वियतनाम ये भी है, और चीन, जापान, वियतनाम ये भी है। तो ये दोनों होना चाहिए फ्रेंड। तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी अगर नहीं दिया हुआ उत्तर कोरिया, जापान, वियतनाम, यहाँ पे चीन होना चाहिए तो ये आप ऑप्शन लगाते। और अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप बी के साथ जाएंगे। ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, तो आप कोई भी लगाएंगे, लेकिन जिसमें ज़्यादा दिया होगा उसको लगाएंगे। अगला है इसमें कि कौन सा इस्पात निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? तो तमिलनाडु, सलेम, दुर्गापुर ओडिशा, भिलाई पश्चिम बंगाल और राउरकेला छत्तीसगढ़। तो कहा गया कि कौन जो है इस्पात उद्योग से संबंधित है? तो दुर्गापुर जो है ये आपका जो है संबंधित है, आपका बी हो जाएगा। यहाँ देखिए 79 आपका कहा गया, जरा गौर से देखिए। काजीरंगा कहाँ पे है? तो ये काजीरंगा जो है वो असम में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे मेला घाट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड? मेला घाट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, मेला घाट महाराष्ट्र में है। और वहीं नंदकानन की बात करें तो बच गया ओडिशा, तो नंदकानन ओडिशा में है। नंदकानन कहाँ पे है? ओडिशा में। तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा आप मिला दीजिएगा। दूध सागर, यहाँ पे कहा गया दूध सागर जल प्रपात कहाँ पे है? तो दूध सागर जल प्रपात जो है गोवा में है। कहाँ पे? गोवा में। अगला है नामचिक, नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ पे है?
तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो ये मध्य मंडल जो होता है वो सर्वाधिक गर्म हो जाएगा। आगे आइए 82 के बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका था 82, 83 देख लेते हैं। 83 में कहा गया कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को कहते हैं तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा सिक्किम में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, शिवकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। सही है। अगला कहा गया यहाँ पे कि रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो रंगीत नदी की बात करें फ्रेंड तो ये यहाँ पे देख लीजिए, तो इसका आंसर आप ऑप्शन में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कहाँ पे है। आगे देखते हैं किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे फर्रुखसियर ने जो है वो साहू को मुक्त कर दिया था। अगला है हम बात करें, माफ़ कीजिएगा फर्रुखसियर नहीं होगा, ये मुअज्जम ने जो है मुक्त किया था। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ये हो जाएगा आपका डी। हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसकी है? तो हिस्टोरिका नामक जो बुक लिखी है वो लिखी है हेरोडोटस ने लिखी है, यानी यहाँ पे हेरोडोटस के द्वारा जो है वो हिस्टोरिका नामक बुक को लिखी गई है। कहा गया कि भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो नई दिल्ली में। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो मीर कासिम के द्वारा ये किया गया था। आगे कहा गया कि देखिए निम्न में से कौन कांग्रेस का कवि अध्यक्ष नहीं बना था? तो कांग्रेस का कवि अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक साहब नहीं बने थे। 91 के बाद 92 देख लेते हैं। 92 में कहा गया मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार की बात करें तो 1909 में, जो कि जातीय रिजर्वेशन व्यवस्था की गई थी इसमें। अगला देखिए 93 में क्या कहा गया कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है ये जो हुआ था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा कि सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करा था। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुई थी, ध्यान रखिए। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।